हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया है कि मैटर है वो पार्टिकल नेचर उसका है या कंटिन्यूस है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, उसमें भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आज पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ध्यान से देखना, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो कोई कोई चीज़ आप देखोगे जो सॉलिड फॉर्म में होगी, कोई कोई लिक्विड होगी, कोई कोई गैसियस फॉर्म में होगी। तो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके अरेंजमेंट में या तो उनके बिहेवियर में कोई ना कोई वेरिएशन है, जिसकी वजह से 3 डिवीज़न पड़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है सॉलिड स्टेट, उसके बाद लिक्विड स्टेट, उसके बाद गैसियस स्टेट। ओके, वैसे तो सिर्फ ये 3 डिवीज़न नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी स्टेट्स है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और एक है BEC। बट वो आपको अभी 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से याद नहीं रखना है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने लिखे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 आपके सिलेबस में है। आगे जाके आप पढ़ोगे प्लाज्मा एंड BEC। BEC का फुल फॉर्म है बोज आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बोज आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने एक अलग ही स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाने की एक थियरी बनाई। ओके, और जिसके ऊपर रिसर्च हुए और बाद में बना ये मैटर। ठीक है, जिसको नाम दिया गया बोज आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। क्लियर? ये जो 2 है वो हमें इजीली और नेचुरली डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, प्लाज्मा एंड BEC। ठीक है, मतलब हमारी जो अर्थ की जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से, बाकी ये यूनिवर्स में है। प्लाज्मा है वो वेरी हाई टेम्परेचर पे मिलता है, ये जो BEC है वो वेरी लो टेम्परेचर पे मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ 3 स्टेट याद रखने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी की हेल्प से आपको सॉलिड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझाई है। यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी देख लो, एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। स्केच द शेप ऑफ द अबो पार्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, पेंसिल के हेल्प से आप जो शेप है उसको स्केच करने की ट्राई करो। डू ऑल दिस हैव डिफाइनेड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? तो यस, चलो इसका आंसर आएगा यस। हर एक के पास एक फिक्स अपना अपना शेप होगा, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। जैसे मैं बोलूँ आपको कि बुक, तो बुक का शेप आप इमेजिन कर पाओगे, ठीक है ना। अब पेन, तो पेन का शेप आपको नज़र आएगा, कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचो तब भी आपको पेन दिखाई देगी।
निडल दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ वाटर तो उसका कोई फिक्स शेप आपको नहीं दिखाई देगा। आप अगर इमेजिन कर रहे हो ग्लास भरा हुआ है पानी से, तो वाटर का शेप आपको ग्लास की तरह दिखेगा। आप इमेजिन कर रहे हो कि जो वाटर है वो तालाब में है, तो उस हिसाब से आपको अलग शेप दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, बट सॉलिड स्टेट के पास फिक्स्ड शेप होगा, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। उसको आप हैमर्ड मतलब कोई चीज़ से मारो, खींचो या तो गिरा दो, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया तो वो सॉलिड है वो टूट जाएगा। जैसे पेन है, तो पेन का शेप चेंज नहीं होता, बट ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया तो पेन टूट सकती है, ठीक है। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। आप बोलो कि पेन है और जो बुक है उसको एक दूसरे में मिला देते हैं, तो वो इजीली पॉसिबल नहीं है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। देखो सॉलिड है ना, वो इजीली कंप्रेस नहीं होते। तो पेन या ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको कंप्रेस करने की ट्राई करोगे प्रेशर अप्लाई करके, तो इजीली कंप्रेस नहीं होंगे। उसकी जगह पे अगर लिक्विड होगा तो इजीली आप कंप्रेस कर सकते हो, एयर होगी तो इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सॉलिड है कोई चीज़ अगर, तो वो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड, ओके। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप। समझना सॉलिड के पास क्या क्या होगा, तो एक आएगा डिफाइनाइट शेप, ओके। उसके बाद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर ये तीन चीज़ है तो समझ लो कि ये सॉलिड है। एक और चीज़, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। उसको इजीली कंप्रेस हम नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ओके। अगर आइडियल सॉलिड है तो उसको हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ओके। बाहर से कोई अगर फोर्स लगाया जाए तो सॉलिड है वो अपना शेप एज इट इज़ रखने की ट्राई करते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। समझना सॉलिड के पास टेंडेंसी क्या है कि वो अपना शेप मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। एक और चीज़, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ये सब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है। इतनी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। चलो रबर बैंड को हम सॉलिड मान सकते हैं, बट उसको जब हम खींचते हैं तब तो शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बाहर का फोर्स लगता है तब सॉलिड अपना ओरिजिनल शेप ऐसे ही रखने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी रबर ट्राई तो कर रहा है, रबर को जब आप खींच रहे हो तब वो अपनी जो पोजीशन है उसमें वापस आने की ट्राई तो करता है। जब हम फोर्स रिमूव कर दे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब वो सॉलिड है, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। देखो
लिक्विड के बारे में ये बोला जाता है कि उनको जिस तरह के वेसल में रखो उस तरफ का शेप मिलता है। सपोज पानी है, उसको ग्लास में रखो तो ग्लास के जैसा शेप बनेगा, मटके में रखो तो मटके जैसा शेप बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब तो सॉल्ट एंड शुगर के साथ भी होगा, बट अगर आप अच्छे से देखो तो जो शुगर एंड सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं उनका शेप चेंज नहीं होगा, चाहे वो आप ग्लास में रखो, मटके में रखो, कहीं और ले जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए शुगर या सॉल्ट है वो हम सॉलिड मान सकते हैं। थर्ड, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब स्पॉन्ज को हम दबाते हैं तब अंदर जो गैप होता है उसके अंदर एयर होती है, जो एयर निकल जाती है, इसीलिए इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पॉन्ज के मटेरियल को कंप्रेस नहीं किया है, यहाँ पे कंप्रेस क्या हुआ है, उनके अंदर जो एयर फंसी हुई थी वो कंप्रेस हुई, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ और वो बाहर निकल गई, ठीक है ना। तो ये भी एक सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। तो नीचे देखो आंसर लिखे हुए हैं, ऑल द अबव आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। ज़्यादा फोर्स लगा दो तो वो टूट भी सकते हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टी में था ही। यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे ये देखो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ओके, सेकेंड देखो, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, put it in a plate or in a jar. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air expelled out and we are able to compress it. मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल में कंप्रेस हो रहा था वो क्या था, एयर। एयर के ऊपर प्रेशर लगने की वजह से वो हट जाती थी, इसलिए स्पॉन्ज का शेप जो है वो हम चेंज कर सकते थे। जैसे ही हमने फोर्स रिमूव कर दिया तो धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन में आना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आप ज़्यादा याद ना रखो तो चलेगा, बट ये कंपलसरी याद रखना है, जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है ना यहाँ पे, वो कंपलसरी याद रखना है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले डेफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इतना कंप्लीट याद रखना है। उसके बाद दो तीन स्टेटमेंट है, देखो, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सेकेंड, सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ओके, रिजिड का मतलब पता है ना, रिजिड बॉडी मतलब क्या। तो कोई एक समझ लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये पानी की एक बूंद है, तो वो हम रिजिड नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि बूंद के अंदर जो जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा। बूंद को आप ऊपर से नीचे की ओर गिरा दो तो इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। पर उसकी जगह पे मैं एक पत्थर ले लूँ तो अब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। आप पत्थर को कहीं पे भी फेंक दो, अंदर के जो पार्टिकल्स है वो अपनी अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। तो ये हम मान सकते हैं रिजिड, ठीक है ना। और ये नॉन रिजिड बॉडी है। क्लियर? तो ये रिजिड वर्ड का मतलब भी आपको समझ के रखना है कि बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो आप बोल सकते हो कि ये बॉडी रिजिड है। ओके ओके, तो लिक्विड स्टेट
एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी की हेल्प से समझाया जा रहा है कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। कलेक्ट द फॉलोइंग। ओके, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। बी, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, अलग अलग शेप के आप क्या लेने वाले हो? कंटेनर्स। पुट अप 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। 50 ml का आपको मार्क करना है। अब एक चीज़ बोला गया है आपको, व्हाट विल हैपन इफ दिस फ्लूइड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। ये जो भी है लिक्विड्स, उनको फ्लोर के ऊपर गिरा दो तो क्या होगा? सबसे पहले मार पड़ेगी मम्मी से, ठीक है ना? तो घर पे ये मत करना, सिर्फ इमेजिन कर लो कि क्या होगा। चलो, पानी है, उसको मैं ऐसे ही ज़मीन पे गिरा दूँ तो क्या होगा? तो पानी है वो इजीली फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। कुकिंग ऑयल भी, मिल्क भी, जूस और कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ, अलग अलग रेट से, जैसे पानी है वो फटाफट फ्लो होके जा रहा है, कुकिंग ऑयल है तो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, ठीक है? मतलब स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट हर एक चीज़ यहाँ पे जो दिखाई हुई है वो इजीली फ्लो हो सकती है। इसलिए इन सब को हम बोल सकते हैं फ्लूइड्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? देखो, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड्स के पास फिक्स्ड शेप नहीं है, बट उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? शेप चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के वेसल के अंदर उसको ले रहे हो, किस टाइप के कंटेनर के अंदर रख रहे हो, ठीक है? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? हाँ, इजीली फ्लो होगा, ठीक है ना? मतलब लिक्विड की फ्लूइडिटी सॉलिड से ज़्यादा है, गैसियस थी तो उनसे भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गैस है वो इजीली फ्लो हो सकता है। क्लियर? तो गैस एंड लिक्विड को हम कॉमनली बोल सकते हैं फ्लूइड्स, क्योंकि वो इजीली फ्लो हो सकते हैं, ठीक है ना? So we observe that liquid have no fixed shape. Liquids have no fixed shape, but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Okay, they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape. Liquids flow and change shape. So they are not rigid but can be called fluid. वो rigid नहीं है but उसको हम fluid बोल सकते हैं। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा पानी में डाला तो वो अंदर डिफ्यूज़ हुआ, मतलब वो क्या हुआ? सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न। सेम वे जब हमने इंक डाली वाटर के अंदर तब भी डिफ्यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिक्विड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न। मतलब सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड खुद भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है। क्लियर? The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होता है, जो काम आता है अंडर वाटर जो भी एनिमल्स है, ठीक है ना, उनको। वो क्या करते हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ये जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो सांस में लेते हैं वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका ऑक्सीजन। तो वो किसका डिफ्यूज़न हुआ? गैस का लिक्विड में। तो
These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and planets. All living creatures need to breathe for survival. Okay, the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in the water. Thus we may conclude that solids, liquids and gases, solids, liquids and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. अब ऐसा क्यों? तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो कि सॉलिड के अंदर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ही कम है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पाते। वहाँ पे लिक्विड में थोड़ी जगह ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में गैप्स है। गैसियस की तो बात ही अलग है, उनमें देखो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। इसलिए जब डिफ्यूज़न की बात आती है तब सॉलिड का जो डिफ्यूज़न रेट होगा वो सबसे कम रहेगा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल इजीली मूव नहीं हो सकते और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा रहेगा क्योंकि लिक्विड है वो सॉलिड की कंपैरिजन में इजीली मूव हो सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स। ओके, तो जब डिफ्यूज़न रेट की बात आएगी तब लिक्विड का डिफ्यूज़न रेट सॉलिड से ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए लिखा है, देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट में देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। जो बलून सेलर्स होते हैं उनके पास एक सिलेंडर रहता है। अब घर से ऐसा तो नहीं कि 1000 2000 बलून्स लेके निकले, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह पे पहले पहुंच जाते हैं, जैसे जैसे सेलिंग हो रहा है वैसे वैसे वो बलून में हवा भरते जाएंगे, ठीक है ना। तो उनके पास एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर कोई स्पेशल गैस रहेगा, वो या तो हाइड्रोजन होगा या तो हीलियम होगा। हीलियम है वो थोड़ा सस्ता है तो मोस्टली हीलियम यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो, वो एक छोटा सा सिलेंडर लेके आता है, फिर भी 500 700 800 1000 जितने बलून्स एक ही सिलेंडर में से वो तैयार कर लेता है। तब आप सोचोगे कि इतनी हवा आई कहाँ से? तो उन्होंने क्या किया था, जब हमने सिलेंडर बनाया तब वो गैस को हाई प्रेशर से कंप्रेस करके भरा हुआ था। मतलब अगर आप एक छोटा सा सिलेंडर ले लो, जैसे हमें घर में किचन में आपको कोई गैस का सिलेंडर मिलेगा, तो उतने सिलेंडर में आप एक बहुत बड़े हॉल की जितनी भी एयर है उनको कंप्रेस करके भर सकते हो। क्लियर? इसीलिए जो हाई प्रेशर से हमने हवा भरी हुई थी वो जब हम वो बटन प्रेस करते हैं तब हाई प्रेशर से बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि वो सिलेंडर की साइज़ क्या है, उसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, बलून की साइज़ क्या है, बट नियरली 500 to 1500 के बीच में रहेगा आंसर, ठीक है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो वो हो सकता है हाइड्रोजन या तो हीलियम। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.11। टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber cock as shown in figure। देखो यहाँ पे फिगर में ना ऐसे आपने सिरिंज ली है, इंजेक्शन जैसा मटेरियल है, ठीक है। आगे से जो सुई आती है वो हमने निकाल दी है और रबर कॉक से फिट कर दिया है, ठीक है। सिलेंडर का जो ये पार्ट है, मतलब इंजेक्शन का जो ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टन। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी है ये पूरा पिस्टन है जिसको हम प्रेस करके अंदर दबाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, देखो, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस। ये पिस्टन्स को हमने पहले क्या कर दिया, इनको बाहर खींच लिया। ओके, उसके बाद देखते हैं, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक को हमने कुछ नहीं किया, दूसरे के अंदर वाटर भरा और तीसरे के अंदर चॉक। अब जिसको हमने टच भी नहीं किया वहाँ पे हवा तो होगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सिरिंज में एयर है मतलब गैस, एक में वाटर है मतलब लिक्विड, और एक में चॉक है मतलब सॉलिड। तो तीनों टाइप आ गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक। ये जो हमने पिस्टन निकाल दिया था उसको वापस अंदर रख दो। अब क्या होगा देखते हैं। Insert the pistons back into the syringe. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movement. स्मूथ मूवमेंट के लिए आप क्या लगा सकते हो, वैसेलिन लगा सकते हो, ठीक है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। हर एक सिरिंज में आप यहाँ से प्रेस करने की ट्राई करो। तो समझो, जहाँ पे हमने सॉलिड भरा हुआ था वहाँ पे आप शायद यहाँ तक प्रेस कर पाए, लिक्विड भरा हुआ था वहाँ पे यहाँ तक प्रेस कर पाए, और गैसियस में यहाँ तक प्रेस कर पाए। मतलब ज़्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है, गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। सॉलिड को हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को इजीली प्रेस कर सकते हैं, गैसियस को और ज़्यादा इजीली प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वॉज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, तो जिसमें हवा थी। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप बोल सकते हो कि गैसियस स्टेट है वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो उसी का यूज़ करके हम LPG एंड CNG बनाते हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म है उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये याद रखना है आपको, ये एक पॉइंट। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, ये LPG का फुल फॉर्म है, वो भी आपको याद रखना है। The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. ये सब क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस, ताकि कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का गैस आप स्टोर कर पाओ और उसको जब भी ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सको। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म है CNG का, वो भी आपको याद रखना है। ये इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर पाते हो, ठीक है ना। CNG है तो वो कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है ना। एक पूरे बहुत बड़े हॉल में जितनी हवा होती है उतनी आप एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भर देते हो, ठीक है ना। अब सोचो, इतने छोटे सिलेंडर के अंदर आपने हवा भर दी है, इसीलिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कैरी कर पाते हो। वरना सोचो, एक रिक्शा है जो CNG से चलती है और उसके साथ एक बहुत बड़ा टैंकर चल रहा है CNG का, मज़ा नहीं आएगा ना। वही बहुत बड़ी हवा है, उसको हमने एक छोटे से पैकेट के अंदर स्टोर कर दी और वो पैकेट को रख दिया रिक्शा के अंदर। अभी वो ट्रांसपोर्ट करना इजी है क्योंकि वो रिक्शा के साथ साथ आगे चल सकता है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली
इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस अवर नॉस्ट्रिल्स। ओके, हमारे नाक के अंदर जो स्मेल आती है उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि घर पे क्या खाना बन रहा है। ठीक है, जैसे इमेजिन कर सकते हो आप घर में पाव भाजी बन रही है तो आपको स्मेल पहले आ जाएगी। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, ये स्मेल हमारे पास कैसे आती है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विथ द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस एंड इवन फार्दर अवे। जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, फूड के अंदर जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और एयर है वो कंटिन्यूसली मूविंग है तो वो स्मेल भी हर एक जगह पे पहुंच जाएगी। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. तो solid and liquid का जो rate of diffusion है उससे भी ज़्यादा rate of diffusion आपको मिलेगा gases के लिए। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. गैसेस है वो अदर गैसेस के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं और वेरी फास्ट। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the particles per unit area on the walls of the container। याद रखना, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया है। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया है। और आपको पता है तो हम कोई टायर में हवा भरते हैं या सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं तब हम सबसे पहले प्रेशर मेज़र करते हैं। अब ये प्रेशर का मतलब क्या रहेगा कि सपोज आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर है, ऐसा होता है ना घर पे एक सिलेंडर, तो ये सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स है वो ये वॉल के साथ टकराते हैं तब कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स पर यूनिट वॉल एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब वो कितना है उससे पता चलेगा कि अंदर हमने हवा कितनी ज़्यादा कंप्रेस की हुई है। क्लियर? और हद से ज़्यादा अगर कंप्रेस कर दे तो वो रिस्की हो सकता है, इसीलिए हम प्रेशर मेज़र करते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान देना। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of the container. Okay. यहाँ पे डायग्राम देख लो, डायग्राम में आपको पता चल गया होगा अभी सॉलिड के अंदर स्पेस कम रहती है, पार्टिकल के बीच में लिक्विड में ज़्यादा रहती है, गैस में और ज़्यादा रहती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड स्केमेटिक पिक्चर। मतलब इतना छोटा सा जो एरिया है वो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी ये छोटा सा एरिया है वो आपको जूम करके दिखाया है। ओके, द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गैस में मोशन ज़्यादा रहती है, लिक्विड में कम, सॉलिड में बहुत ही कम। तो यहाँ पे 3 स्टेट फिनिश हुए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और हम अभी आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
तो क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला आपको याद रखना है जब तक आप पढ़ते रहो तब तक। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो खास समझो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कि मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो मास ज़्यादा आना चाहिए और वॉल्यूम कम रहना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर में। तो जितना आप कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास भर पाओ उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा। अब बात करें एयर की और सीधे आयन की। अब मास चेक करो आप, तो आयन का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे ना तो मास ज़्यादा रहेगा। वही एयर है वो बड़े साइज में लोगे तब भी आयन के वो छोटे टुकड़े के हिसाब से मास नहीं बना पाएगी। तो आयन की डेंसिटी ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में। वैसे ही आपको पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी रहेगी एयर की, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्योंकि वो भी गैसेस फॉर्म में है, उसके बाद आप बोल सकते हो कॉटन, मतलब जो एयर है वो फर्स्ट आएगा, उससे ज़्यादा ये एग्जॉस्ट है वो सेकंड, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। थर्ड आएगा कॉटन इसमें। फोर्थ, कॉटन से ज़्यादा हैवी कौन है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास भर पाए वैसा कौन, तो वाटर। वाटर के बाद हनी आ सकता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है बट वाटर से वो हैवी है। उसके बाद चौक आ सकता है, मतलब यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ चौक। और सबसे ज़्यादा हैवी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी, आयन की, क्योंकि कम वॉल्यूम में बहुत सारा मास आप भर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया आंसर। अभी जो बाद में क्वेश्चंस है उसमें देखो, एक है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। इन सब की बातें हमने ये वीडियो में कर ली है, बट फिर भी आपको मैं इसके आंसर्स भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद गिव रीजंस, तो ये भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, बट कैसे लिखना है वो शायद आपको ये समझ में ना आए, तो मैं इसके भी आंसर्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो वो भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो मैं आपको उसके आंसर्स यहाँ पे आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ, 3 स्टेट्स तक, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट फिनिश हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे सिलेबस। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है या तो मैं जो आपको आंसर भेजूँ उसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।